हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस वीक बैंक निफ्टी के लिए जो भी ट्रेड प्लान्स हो सकते हैं उनको तो हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन दो तरीके के ट्रेडर छूट गए जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रेड करते हैं वीकली बेसिस पर और इसके साथ इक्विटी में स्विंग करते हैं इंट्राडे और पोजिशनल। तो उनके लिए क्या, वो लोग अपने इस वीक में अपनी पोजीशंस को किस तरीके से प्लान करें जो उनको ट्रेडिंग में बड़ी आसानी रहे, और किस लेवल्स पे प्लान करना चाहिए, किस स्तर पर आप निफ्टी, और फिर कौन से स्टॉक्स आपको सिलेक्शन। सबसे तकलीफ होती है सर स्टॉक सिलेक्शन, है ना। स्टॉक सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि किस टाइम पर आप कौन से इंडेक्स को ट्रेड करेंगे। इंडेक्स का मतलब हुआ कि अगर आप एफएमसीजी को ट्रेड करेंगे तो उसके अंडरलाइन एसेट्स जितने भी इक्विटी उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप रियल्टी को ट्रेड करेंगे तो इंडेक्स वाइज चलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से इंडेक्स के अंडर जो स्टॉक्स है उनको ट्रेड करना बेहतर होता है, ठीक है। और ये वीकली टू वीकली बेसिस अगर आप डिसाइड करेंगे ना कि इस वीक मुझे इस आईटी सेक्टर में काम करना है, इस वीक बैंकिंग सेक्टर में काम करना है, इस वीक रियल्टी सेक्टर में काम करना है, ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। जो स्विंग करते हैं इंट्राडे में, इक्विटी में, और जो भी आप लोग इंडेक्स के लिए अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैंक निफ्टी 50 के लिए कि अभी रिसेंटली कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम लोगों ने सीखा है कि प्राइस को वीकली टाइम फ्रेम पर देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस कैसे दिख रहा है। तो आपको क्लियर डायरेक्शन है कि हम लोगों ने एक ब्रेकआउट किया था यहाँ पर एक अनटेस्टेड रेंज का, जहाँ से 25,000 से गिरावट आई थी 23,800 की, और फिर जाकर उसको डायरेक्टली ब्रेक किया था। हालांकि एक अच्छी कैंडल के फॉर्मेशन से ये ब्रेकआउट था, ठीक है। फिर उसकी एक बार ट्रैपिंग भी हुई, एक बार ट्रैप किया गया, ठीक है, कि यहाँ पर दोबारा प्राइस को नीचे लाया गया तो सेलर्स को बताया गया सेल 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 सेल, इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ बेचिए। प्राइस दोबारा एक बार ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद सेलर्स को बोला गया कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, ट्रैप बन रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। और बायर्स को ऊपर बोला गया था कि आप यहाँ शॉर्ट की लॉन्ग कीजिए, ठीक है। जब ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स को ट्रैप किया जा रहा था, और जब ब्रेकआउट फेलियर दिखाया गया तो सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी आप प्राइस को देखने की शुरुआत करें तो इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन पे बिलीव ना कर बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स के फॉर्मेशन पे बिलीव करें। कभी एक कैंडल से ये तय ना करें कि आपके आगे जो भी ट्रेड प्लान है वो क्या होंगे। कम से कम 5 से 6 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो कैंडल्स का एक झुंड होना चाहिए जो आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या मोमेंटम होने वाला है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर कम से कम 3 कैंडल्स 4 कैंडल होनी चाहिए। एक बल्क नंबर ऑफ कैंडल से आप जब डिसाइड करेंगे अपनी ट्रेड्स को कि आपको क्या प्लान करना है तो आपकी गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी, ठीक है। और जो इंडिविजुअल कैंडल से डिसाइड कर रहा है ना ट्रेडर की हर एक कैंडल के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके इंट्राडे में ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स के बाद आपका साइकोलॉजी इतना गड़बड़ा जाएगा सर कि आप बार बार एंट्री एग्जिट कर रहे हो। तो जब भी आप अपनी पोजीशन प्लान करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो बात को समझिए। जैसे क्या हुआ कि प्राइस में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है 100 के पास, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, प्राइस में उस इंडिविजुअलाइज रेजिस्टेंस के पास जो आपने पहले 100 के पास देख रखा है, बस उसके ऊपर एक कैंडल जाने पर आप यहाँ पे पोजीशन को बना रहे हैं और सिर्फ एक कैंडल पे बिलीव है। यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम है इसमें प्राइस ने क्या बिहेवियर दिखाया ये तय करेगा कि ये इंडिविजुअल कैंडल एक कैंडल ट्रेडेबल होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं पे समझिए, यही रेजिस्टेंस एरिया है आपका और प्राइस यहां से चलकर गया इस 100 के प्राइस तक। इस 100 के प्राइस के पास प्राइस क्या करे, रिजेक्शन ले, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, फिर यहां पर कंसोलिडेशन करने लगे। कंसोलिडेशन करने के बाद इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक हो जाए। अब एक एग्रेसिव सेलर को बायर ने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया है, अब ये ट्रेडेबल है। क्यों, आपने बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स पे बिलीव किया कि यहाँ एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चला होगा जिसमें रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड दिख रहा होगा, बार बार प्राइस नीचे आ रहा होगा और क्लोज करने ऊपर जा रहा होगा, प्राइस नीचे आ रहा होगा, क्लोज करने ऊपर जा रहा होगा। तो आपने कैसे डिसाइड किया, इस पूरे एक प्राइस को देखकर पूरे चार्ट को एक साथ एनालाइज करके आपने डिसाइड किया, ना कि एक कैंडल। वो एक कैंडल बस आपका ट्रिगर पॉइंट है कि हाँ आप निकल के आप खरीदेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट पहले से तैयार हो रहा था कि हाँ खरीदारी हो सकती है क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बावजूद गिरावट नहीं हो रही। यहाँ पे शॉर्ट किया गया सेलर्स ने, दोबारा सेल किया, लेकिन गिरावट नहीं हो रही, मतलब जो सप्लाई यहाँ पर है उसके इक्वलाइज कोई डिमांड लगातार दे रहा है। इसके बाद प्राइस आके, और एक बात ध्यान रखिए
किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास बनी इन्वर्टेड हैमर कैंडल के जब हाई ब्रेक होते हैं तो वो ब्रेकआउट हमेशा के हमेशा सक्सेस होगा। हमेशा के हमेशा का मतलब हुआ कि 400 बार ट्रेड कीजिए तो 390 बार सक्सेस है सर। मैं आपको एक नहीं 14 एग्जाम्पल दिखा दूंगा इस तरीके के, आप लोग जाके अपना डेटा चेक कीजिएगा। हालांकि बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता, जो भी आप करिए लाइव मार्केट में कीजिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी रेजिस्टेंस को आपने स्विंग हाई को आइडेंटिफाई किया हो, अगर उस रेजिस्टेंस या स्विंग हाई के पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल के फॉर्मेशन होने लगे और प्राइस वहाँ रुकने के बाद जैसे ही ब्रेक करेगा वो हमेशा सक्सेस ब्रेकआउट, ठीक है। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे उतना बड़ा वो सक्सेस ब्रेकआउट है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं इस सरिए। अब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के पास से पहले प्राइस गिरा तो स्विंग लो के पास प्राइस को रोक लिया गया, पिछले आखिरी बायर को काटने से पहले पहले प्राइस को रोक लिया। और दिख क्या रहा है यहाँ पे बताइए, आपको दिख रहा है रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड कि प्राइस नीचे आया, खरीदारी बायर्स ने की और ऊपर जाके क्लोज कराया, ठीक है। अब प्राइस को और ऊपर लेके गए इसी सेलर के पास, ठीक है। अब वहां पे क्या बना, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल की ऊपर से रिजेक्शन, फिर है यही सेलर दोबारा बिकवाली इसी रेंज पे कर रहा है, कहां पे 786 के पास। प्राइस को दोबारा कहां तक ले रहे हैं, 786 से। अब इसके बाद तो कोई खरीदारी हुई नहीं थी जब प्राइस गिरा था, तो ये क्या लेवल है 817, 786 से आप बेच रहे हैं और 817 यहाँ पे ये लेवल के पास दोबारा खरीदारी होकर प्राइस क्या कर रहा है, इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक कर, मतलब आखिरी खरीदार ही जिन्होंने यहाँ प्राइस को लेके गए थे वही सेलर्स उसी बायर को नहीं काट पाए, लेकिन उस बायर ने इस सेलर को ब्रेक किया। अब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक हुए हैं सर, अब इस यहाँ पे बहुत कम गुंजाइश है कि ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, बहुत कम गुंजाइश। बस एक काम किया गया है इस कैंडल के फॉर्मेशन में कि जितने, देखिए ये बात समझ लीजिए, जब भी आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए एग्जिट वेव लाती जाएंगी, लगातार होंगी, ऐसा कभी मत समझिएगा। देखिए कोई प्राइस की अगर आपकी एंट्री 160 के पास है, 170 के पास है और आपने मंथली टाइम फ्रेम पे खरीदारी की है और आपको लग रहा है ये स्ट्रक्चर बेहतरीन है, तो तैयार रहिए वो प्राइस एक बार आपको 60, 70, 80 के प्राइस दिखा के जाने वाला है, अगर अभी तक नहीं दिखाया तो। ऐसे मैं आपके सामने 10 एग्जाम्पल रखूंगा इक्विटी में, जहां आपको ये पता लगेगा कि एग्जिट वेव रिटेलर्स को बार बार दी जाती है जब आप पोजिशनल एक बड़ा स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेड है सर, जो यहाँ 22,000 के 800 के पास एंट्री कर रहा है जो ट्रेडर, उसके पास टारगेट क्या है 26,200, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, मई 2024 से अभी ये आपके सामने सितंबर खत्म होते होते लग गए, ठीक है। तो इतनी बड़ी रैली के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, जिन लोगों ने इसके नीचे स्विंग लो के नीचे बिना क्लोजिंग का एसएल डाल दिया, सारे स्टॉप लॉस क्लोज बेसिस होते हैं, सारे एसएल क्लोज बेसिस होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। क्लोजिंग जब तक आप कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो जो भी एसएल प्लान कर रहे हैं वो क्लोजिंग के बिहाफ पर होना चाहिए, ना कि बस टच होने के बिहाफ पर। कई लोगों को मैं देखता हूं कि एसएल प्लान किया 836 840 का एसएल है सर, और प्राइस जैसे ही नीचे आया तो 840 ट्रिगर लगा के रखें सिस्टम में स्टॉप लॉस। एक बात समझ लीजिए, जब आप इंट्राडे ट्रेडर है, हालांकि इक्विटी में है, आपके जॉब ओरिएंटेड पर्सन है सर, नहीं बाजार को उतना समय दे सकते तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तब तो आपके लिए बनता है सर, आप लगातार नजर नहीं रख सकते। लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठने की क्षमता रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी ट्रेड्स को मैनुअली हैंडल करेंगे, ना कि सिस्टम के भरोसे छोड़ देंगे। क्यों सर, कई लोग बोलते हैं कि अगर आप एसएल खुद लगा के रखेंगे सिस्टम में तो वो आपको गलती से रोकेगा। अरे सर रोक सकता है 1-2 बार, और कितने गलत स्टॉप लॉस लेके जाएगा ये तो कोई बता ही नहीं रहा है, कितने गलत एसएल लेके जाएगा। एसएल हंटिंग की सबसे बड़ी तकनीक क्या है, अगर बायर आखिरी अपनी खरीदारी 100 रुपए पे करेगा और प्राइस में आपने 102 पे एंट्री लिया तो वो एक बार 100 रुपए से दोबारा खरीदारी उठा के जाएगा, अब आपका 100 रुपए पे स्टॉप लॉस पड़ा है, बताइए क्या कीजिएगा। वो तो अपनी एक्यूमुलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आपका वहां स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है, और आपका साइकोलॉजी मतलब पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। इस तरीके से बार बार एसएल दीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी सिस्टम एसएल नहीं, मैनुअली ट्रेड को प्लान कीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। क्यों नहीं होगा सर, आप प्रैक्टिस करेंगे जब लगातार कॉन्जिक्यूटिव डेली सेशंस में प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट में, तो एसएल ट्रिगर कराना आ जाएगा, एक समय के बाद आ जाएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना सर, और सीखिएगा नहीं। अगर आप बाजार में हैं तो एज अ बिजनेस ट्रीट करने आए ना, लाइफ लॉन्ग टिकेंगे बाजार में, तो 3-4 महीना प्रैक्टिस करके पहले एक चीज पर कमांड कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आप समझिए प्राइस ने क्या किया, इन 3 हफ्तों की खरीदारी को एक बार में ब्रेक डाउन किया, और यहां पर पहले एक ट्रैप हो चुका है, जो 25,000 का ब्रेकआउट था वहां पे सेलर्स को पहली बार यहां पे नीचे लाकर ट्रैप किया गया कि शॉर्ट कीजिए, ब्रेकआउट फेलियर है। तो इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन पर और ब्रेकआउट फेलियर का वैलिडेशन जिन ट्रेडर्स ने नहीं होने दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, डेली टाइम फ्रेम का मिनिमम एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये आप देखिए यहाँ सिंगल कैंडल आपको अगर क्लोज दिखा दे जाए तो बताइए, एक सिंगल कैंडल नहीं सर, प्राइस ने यही लो लगाया उसके बाद यहां से लौटने लगा, ठीक है।
अब ये क्या है, ये है एक ट्रेड द ट्रैप जोन। क्या कि जिन सेलर्स को यहाँ ट्रैप किया गया उनके एसएल कहाँ पड़े होंगे बताइए, उनके सारे एसएल एरिया होंगे इस स्विंग हाई के ऊपर। कहाँ पर, इस स्विंग हाई के ऊपर। तो देखिए प्राइस अब यहाँ पे गया तो इन सब लोगों ने अपनी पोजीशंस को, जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा, सब लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। तभी एक वैलिड ब्रेकआउट या वैलिड ब्रेकडाउन के बाद जब उसका फेलियर होता है, जब वैलिड वो हुआ ना हो उसके पहले फेलियर हो जाए, तो जब वहाँ ट्रैपिंग होती है तो मोमेंटम बहुत शार्प आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एक ऐसा फेक ब्रेकआउट दिखाया जाए मोमेंटम बहुत शार्प होगा। एक वैलिड ब्रेकआउट ना हो, उसका एक बार ट्रैपिंग होके फिर अगर मोमेंटम लाया जाए तो मोमेंटम बहुत शार्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इतना बड़ा सेलर एक साथ अपनी क्वांटिटी एग्जिट करेगा तो देखिए 3 से 4 हफ्ते का 3 से 4 सेशन का कंसोलिडेशन, और प्राइस ने एक बायर्स को यहाँ ट्रैप कर लिया। अब ये बायर्स की रेंज का ट्रैप है। देखिए अब एक बात समझिए, यहाँ पे बायर्स के लिए ये रैली लाई गई, ये बायर्स के सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, ये सेलर के एंट्री पॉइंट समझ आ गए, इनको मार्क दोबारा कर ले रहे हैं। ठीक है, चार्ट्स को क्लियर रखना चाहिए बिल्कुल। चार्ट्स पर कभी कोई इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, आपने एक बार मार्किंग की है तो आपने बस अपनी समझ के लिए की है। ठीक है, इसके अलावा उसका कोई और बड़ा औचित्य नहीं है। तो जब भी आप मार्किंग कीजिए, मूविंग एवरेज लगाइए, फिबोनाची का यूज़ कीजिए, आरएसआई का यूज़ कीजिए, जो भी आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद तुरंत वहाँ से हटाइए। आपको बस लेवल को मार्क करना है और उसको याद कर लेना है, या फिर अपने सामने कॉपी पेपर लिखिए, उस पर नोट डाउन करके बैठिए। ठीक है, चार्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो ये आपके हर बार आपके सामने टारगेट और एसएल और एंट्री में तकलीफ देगा। ठीक है, जो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, आगे के सेशंस में क्लियर भी कर दूंगा। एक साथ इतनी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं सर। अब यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर सारे बायर्स की एंट्री है जिनको यहाँ पर ट्रैप किया गया। इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस क्या है, इस लो के नीचे, मैक्स टू मैक्स सारे, किसी के यहाँ भी होंगे, किसी के यहाँ भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ, स्विंग लो के नीचे। तो प्राइस को एक बार इस लेवल को तो ट्रिगर करना ही करना है। ठीक है, इस लेवल को ट्रिगर करना ही करना है, लेकिन करेगा कैसे? अगर आप पिछले 2 दिन की सेशन की निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन को एनालाइज करें तो प्राइस एक स्विंग हाई से, सबसे पहली गिरावट को मैं आपको समझाऊं। देखिए पहली गिरावट, प्राइस ने गैप डाउन किया, पहली कैंडल का लो ब्रेक किया, गिरावट हो गई। ठीक है, अगले सेशन में प्राइस क्या कर रहा है, अपर प्राइस से स्विंग हाई से सेलिंग उठा के ला रहा है, अगले सेशन में और अपर हाई से स्विंग हाई से सेलिंग उठा के ला रहा है। मतलब धीरे धीरे बिकवाली की जरूरत और पड़ रही है। तो आप आते आते यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पर आते आते आप वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस में यहाँ से एक रिजेक्शन आना चाहिए, प्राइस में हायर साइड मोमेंटम होना चाहिए, और इस हाई से पहले पहले हर हाल में प्राइस को लौटना चाहिए। अब हमको निफ्टी 50 में कोई भी क्लोजिंग इस अगर स्विंग हाई का कैंडल मान लें तो 25,600 के ऊपर नहीं चाहिए। जब तक 25,600 के ऊपर कोई क्लोजिंग निफ्टी 50 नहीं देगा तब तक हम प्राइस में कोई लॉन्ग की पोजीशन ट्रेड नहीं करेंगे। और प्राइस अगर कन्वर्ट होता है ना, देखिए एक वीक प्राइस है उसको कन्वर्जन में समय लगता है सर, वीक प्राइस को दोबारा स्ट्रांग होने में समय लगता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीके से एग्जांपल दे दूं, तो अगर आपका वेट लगातार अपना वेट लूज कर रहे हैं, आपका वजन लगातार गिरते जा रहा है, तो पहली प्रक्रिया होगी उसको रोकना एक जगह पर, सस्टेन कराना, फिर तो बढ़ा सकते हैं ना। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस तीन पॉइंट्स में क्लियर हो रहा है कि पहले आपका वजन लगातार गिर रहा था, अब उसको आपने सस्टेन कराया, फिर आप बढ़ा पाए। तो अभी तो प्राइस वीक है, लगातार गिर रहा है, तो पहले सस्टेन होगा फिर आप बढ़ा पाएंगे। तो सस्टेन कराने में क्या होगा, आपको बहुत मशक्कत लगती है, उस समय पे प्राइस का एक्शन तो वीक ही रहता है, ऐसा तो नहीं कि अचानक से स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अभी के लिए सबसे पहला काम करना है, ये सेलर का ट्रैपिंग जोन था, ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी जिसको बोलते हैं। अब इस रेंज के नीचे 24,800 के नीचे जैसे ही प्राइस निकलेगा, मतलब इन सेलर्स को एक एग्जिट का मौका देने आया, और जिसको एग्जिट का मौका देने आता है एक बार प्राइस, उनको पैसा देने आता है। कई बार मैंने आपको समझाया। ट्रेड द ट्रैप जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक पिन करा दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिपल टी कई सारे सेशंस किए हैं, अगर आप इस चैनल को ओपन करेंगे वहाँ भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेशन को कंप्लीट देखिए। प्राइस अब इसको टैप करे, टैप करने के बाद सारी एसएल हंटिंग करे और फिर रिजेक्शन लेने। तो हमको अभी ट्रेड प्लान जो भी निफ्टी 50 में करने चाहिए, स्विंग हाई के पास शॉर्ट करने के चाहिए। क्यों, प्राइस तो वीक है लेकिन प्राइस ट्रेड कर रहा है नियर बाई सपोर्ट एरिया। तो या तो 24,800 के नीचे प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दे, ब्रेकडाउन के बाद जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हो उसका रिटेस्ट के बाद उसके लो ब्रेक हो जाए। ये आवरली टाइम फ्रेम पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट एरिया है, कोई भी ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, यहीं से लास्ट मोमेंटम आया था। ठीक है, तो ये बड़ा सपोर्ट एरिया है। दूसरा सबसे बेहतर ट्रेड प्लान है वो है स्विंग हाई के पास शॉर्ट करना। स्विंग हाई के 3 प्राइस होते हैं, ध्यान रखिए, सबसे मेजर जो होते हैं। पहला 50% रिट्रेसमेंट, दूसरा 38% के पास शॉर्ट कीजिए, या 32 भी आप मान सकते हैं, 32 से 38 की रेंज होती है। लास्ट 60% रिट्रेसमेंट। अगर कोई प्राइस 200 रुपए से गिरकर 100 रुपया आया
तो वो 100 रुपये के बाद या तो 132 से सेलिंग उठाए या 150 से उठाए या फिर 160 से उठाए। अगर इन 3 प्राइस से सेलिंग नहीं उठा रहा है तो समझिए फिर वो 160 को ब्रेक करने के बाद ट्रेंड कन्वर्जन रिवर्स कर जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, लास्ट डे के सेलिंग प्राइस को यहाँ पर मार्क कर लेना चाहिए। लास्ट डे के सेलिंग प्राइस को, लास्ट डे जहाँ से सप्लाई आई ना उसको मार्क कीजिए सबसे आखिरी में। ये तो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, एक ये 38% का रेंज, एक ये 50% का रेंज और एक ये 69। यहाँ किसी भी प्राइस के पास पहुंचकर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने, इन्वर्टेड हैमर कैंडल रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। ठीक है, इस तरीके का पिन पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, ये पिन पॉइंट है। प्राइस ने क्या किया, इस सारी 3 कैंडल्स के अबव हाई से सेलिंग उठाई। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर अभी निफ्टी 50 का एनालिसिस जब किया, बैंक निफ्टी का सॉरी, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि किसी भी कैंडल के इनसाइड कैंडल ना होकर उसके अबव हाई से जो कैंडल आता है वहां से जो सेलिंग आती है वो एक इंपैक्टफुल सेलिंग होती है। वही यहाँ पर इसी तरीके का पिन पॉइंट यहाँ पर बनता है, यहाँ पे बने चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने। तो हमारे लिए लास्ट रेंज क्या है बताइए इंट्राडे के लिए, मैं कल के लिए 25,300। अगर 25,300 से पहले पहले प्राइस इन 3 में से किसी भी रेंज से गिरेगा तो वहां से आपको डाउन साइड मोमेंटम बड़ा मिलेगा सर। ठीक है, तो रिजेक्शन को ट्रेड करना है, ना कि अभी ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है। ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के लिए हमारे पास वही लेवल है जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की तरह दिखता है, ये प्राइस 24,817। अगर प्राइस आके इस 24,817 की रेंज को ब्रेक करे डाउन साइड और 1 घंटे का कैंडल क्लोज करे, उसके बाद प्राइस हायर साइड से रिजेक्शन लेने जाए 24,800, 850 कहीं से भी है, 900 के पास से, फिर आके इस लो को ब्रेक करे, ये जो 750 के पास, तब आप देखेंगे डाउनवर्ड्स बड़ा मोमेंटम। कोई एक आवरली कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, प्रॉपर आवरली कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद एक रिजेक्शन आने दीजिएगा किसी हाई प्राइस से, रिट्रेसमेंट के बाद, पुल बैक के बाद, और जो इस कैंडल के आवरली कैंडल के लो ब्रेक लग गए होंगे, जैसे ही 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो लो ब्रेक होंगे तब आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और आपका मेजर टारगेट ये। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है सर, इस लेवल के बाद ये मोमेंटम आपको मिलेगा 24,500 तक, ये तो मिलेगा तय। अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो ये मोमेंटम मिलेगा, लेकिन इस मोमेंटम के बाद फिर ये डिमांड एरिया, ये सारे डिमांड एरिया। तो प्राइस में अब एक पुल बैक आप मानिए कि पेंडिंग है निफ्टी 50 के लिए, कि प्राइस थोड़ा ऊपर से सप्लाई उठाकर लाए ना तो बड़ी गिरावट होगी। अभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यही हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले प्राइस को ज़रूरत पड़ रही है, नीड। देखिए यहाँ से जब पहली गिरावट हो रही तो प्राइस ने यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेके यहीं से गिरावट कर दिया। जब यहाँ पे गैप डाउन किया तो इस पुल बैक से बड़ा पुल बैक ये था। ठीक है, जब ये गिरावट हो गई तो इस पुल बैक से बड़ा पुल बैक ये, तो प्राइस को अपने सप्लाई एरिया अब और ऊपर से सेलिंग उठानी पड़ रही हर बार, और हाई प्राइस पर सप्लाई देने की कोशिश। क्यों? प्राइस में वो इंपैक्ट सेलिंग बड़ी चाहते हैं, इस वजह से बड़ी गिरावट चाहते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पुल बैक में लॉन्ग मत कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई समय आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग करने के लिए तो अभी सोचना ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपके लिए ये 25,600 की रेंज है, जब तक ये डे हाई भी है 2 सेशन पहले का, 25,600 के ऊपर, इस हाई के ऊपर जब क्लोज मिलेगा तब आप लॉन्ग के लिए जाएंगे। इसके पहले लॉन्ग की कोई पोजीशंस प्लान नहीं करनी, क्योंकि मैंने अभी बताया प्राइस कन्वर्जन करता है ट्रेंड का तो 3 प्रक्रियाओं में। अभी लगातार गिर रहे हैं तो पहले तो सस्टेन होना सीखिए, फिर जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप दोबारा स्ट्रांग हो सकते हैं। तो अभी तो आप गिरावट में हैं, अभी तो आप एक सेशन तक तो कम से कम कमजोर रहेंगे ही रहेंगे, कितनी बड़ी भी आप प्राइस में खरीदारी क्यों ना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हमको बस याद रखना है कि प्राइस हमारा डेली टाइम फ्रेम पर हम एक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका जब तक प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो जाए और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आए, तो हमारे लिए इजी टू ट्रेड क्या है, नियर बाई रेजिस्टेंस, सेल ऑन राइज हमारे लिए सबसे बेहतर है। सेल ऑन राइज कि प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस के पास सप्लाई उठाए, तो उसके लिए आप मार्क कर सकते हैं लास्ट डे हाई और स्विंग हाई, और इस तरीके से। जैसे ये एक ट्रैपिंग रेंज थी, हम लोगों ने अभी डिसाइड किया कि यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज से सबसे बड़े सप्लायर यहाँ पे एग्जिट करके गए, और ये एक डिमांड दिखाई गई कि बायर्स बाई करेंगे, कि ब्रेकआउट का वैलिडेशन हो गया और अब सारे ट्रैप हो गए। अगर इन बायर्स को निकलने का मौका दिया गया, वही मैंने कहा, जब तक 25,600 ब्रेक नहीं होगा, और 25,600 मतलब इन बायर्स को जिनको यहाँ पे एक बार एग्जिट दिया जा रहा है, ट्रैप किया गया, उनको अगर निकलने का मौका दिया तो समझिए पैसा देने आया। तो जब तक 25,600 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं, तब तक लॉन्ग की कोई पोजीशंस नहीं। सिर्फ हम लोग सेल ऑन राइज पे काम करेंगे, नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट करना है। ब्रेकडाउन को अगर वैलिडेट कर दे ये प्राइस, इस ब्रेकडाउन को, ठीक है, एक बार आके इसके नीचे एक आवरली कैंडल क्लोज करे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंपैक्ट लो उसके ब्रेक कर दे, तब आप शॉर्ट करेंगे एग्रेसिव शॉर्ट। ठीक है, लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया है इक्विटी स्विंग के लिए। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, समय का थोड़ा अभाव है। अगले सेशन, शाम के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी में कल आपके जो ट्रेड प्लान होंगे इस पूरे वीक के लिए, कि इंडेक्स को कैसे प्लान किया जाए, किस इंडेक्स को प्लान किया जाए, कौन से स्टॉक्स को उस इंडेक्स में डिसाइड किया जाए कि इनको ट्रेडेबल है कि नॉन ट्रेडेबल है, उसके लिए हम लोग शाम के सेशन में, आज के सेशन में पूरा डिस्कशन कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।